हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत में नोटबंदी के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्जित आर पटेल जी थे और 8 नवंबर 2016 को हुई थी भारत में नोटबंदी, तीसरी नोटबंदी थी। हाल ही में सुपर मॉम वाकिन कॉलरवाली का निधन हो गया। इसका आधिकारिक नाम क्या था? इसका ऑफिशियल नाम था दोस्तों T15 ने दोस्तों 29 शावकों को जन्म दिया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के अपने पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में 44वां कुक बरोक दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों त्रिपुरा में मनाया गया 44वां कुक बरोक दिवस। 44वां ये कुक बरोक दिवस है। ये एक प्रकार से त्रिपुरी भाषा के लिए मनाया जाता है। त्रिपुरी भाषा दिवस भी इसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा। त्रिपुरी भाषा दिवस भी इसे कहा जाता है, कुक बरोक दिवस भी इसे कहा जाता है। ठीक है। त्रिपुरा को दोस्तों वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो त्रिपुरा कोक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपुरा कोक। त्रिपुरा हम लोग कहते हैं हिंदी में, कोक बरोक भाषा में इसे त्रिपुरा कोक कहा जाता है। तो उसी का स्थापना दिवस है। 44वां इस बार का संस्करण है। 19 जनवरी को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। त्रिपुरा दोस्तों एक ऐसा राज्य है भारत में जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है। ठीक है ना। भारत में आपको पता होगा 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, उसमें से एक त्रिपुरा भी है। भारत का ये त्रिपुरा राज्य दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहां से 3 तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो आप बताएंगे त्रिपुरा, नॉट मेघालय। ठीक है ना। इसके अलावा त्रिपुरा से अगर और बात करें, हम लोग रिवीजन ही कर ले, तो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने त्रिपुरा में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया था। क्या? माई पैड माई राइट योजना का। इसके अलावा दोस्तों त्रिपुरा में ही अभी हाल ही में वहां के विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए रतन चक्रवर्ती। कौन? रतन चक्रवर्ती जी चुने गए थे। इसके अलावा आपको याद होगा पहला बांस का बल्ला। ठीक है। पहला बांस का बल्ला बिल्कुल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो वो बनाया था त्रिपुरा ने। क्रिकेट का बैट और स्टंप। ठीक है ना। तो बांस का बनाया गया था पूरी तरीके से। त्रिपुरा इसीलिए चर्चे में आया था। इसके अलावा अभी वहां के जो सीएम है विप्लव कुमार देव, उन्होंने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया था जो कि त्रिपुरा का पहला था। और त्रिपुरा सरकार ने ही अभी बौद्ध यूनिवर्सिटी की, बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी हुई है। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वीमेन अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों सुष्मिता सेन ने। सुष्मिता सेन इन्होंने आर्या मूवी के लिए जीता हुआ है। आर्या मूवी नहीं, एक्चुअली में एक वेब सीरीज है आर्या जो है, और इसका 2nd सीजन भी आ चुका है। आर्या 2 आ चुका है और आर्या 2 के लिए ही इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। ये जो वेब सीरीज है ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई हुई है और अभी इस वेब सीरीज के लिए वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में 2021 के इवेंट में इन्होंने ये अवार्ड जीता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वीमेन अवार्ड। ओके। ये वेब सीरीज किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है ये आपको पता होना चाहिए। तो राम माधवानी जी इसके डायरेक्टर हैं। ओके। सुष्मिता सेन से अगर बात करें तो ये भारत की पहली मिस यूनिवर्स विजेता है। 1994 में ये मिस यूनिवर्स बनी थी। अभी तक केवल 3 भारतीय महिलाएं ही मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। एक तो सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था, दूसरी बनी थी ये, और तीसरी बनी हरनाथ संधू इस बार बनी थी अभी 2021 में। हरनाथ संधू का नाम इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस बार ब्रिक्स की जो भी बैठक होगी दोस्तों उसकी अध्यक्षता करेगा चाइना। कारण मैंने आपको बताया था कि BRICS यानी ब्रिक्स जो होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही सर्कल के रूप में अपनी अध्यक्षता सौंपता है एक दूसरे को। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे सर्कल के रूप में। तो पिछली बार आपको याद होगा 13वां संस्करण इंडिया ने किया था, आई फॉर इंडिया 13वां संस्करण किया था। तो इस बार कौन करेगा? चाइना करेगा। C आता है आई के बाद, तो चाइना करेगा। तो जो भी बैठक होगी वो चाइना ही करेगा। फिलहाल 2022 की ये पहली बैठक थी, ब्रिक्स शेरपाज की ये बैठक थी और इसकी अध्यक्षता किसने किया? चाइना ने किया है। पिछली साल भारत ने किया था। अब अगली बार कौन करेगा? अगली बार साउथ अफ्रीका करेगा। ओके।
चलिए, तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग। जैसे ब्रिक्स जो है दोस्तों 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। 2006 में स्थापित हुआ था। पहली बैठक 2009 में हुई थी और रसिया इसकी अध्यक्षता किया हुआ था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुड़ा। पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था और बाद में जब दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया तो ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है ना। ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में विमोचित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसके द्वारा लिखी गई? तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक लिखा है दोस्तों तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। इन दोनों ने मिलकर के लिखा है, तो बोथ ऑप्शन सही होगा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये दोस्तों आदिवासियों में भगवान माने जाते हैं, आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं। ये अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के मुद्दे को उठाने के लिए लड़ाई लड़े थे, क्रांतिकारी थे। ठीक है ना। तो एक प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आदिवासी समूह में इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, आदिवासियों का भगवान माना जाता है बिरसा मुंडा जी। तो उनकी जीवनी पर आधारित ये पुस्तक है और इसको तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने मिल करके लिखा है इस पुस्तक को। अच्छा, आपको याद होगा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लेवल का हॉकी स्टेडियम बन रहा है कहाँ पर? राउरकेला, उड़ीसा में, और इसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा जी के नाम पर। ठीक है, तो यहीं पर 2023 का वर्ल्ड कप होना है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में FDI प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों UNCTAD की रिपोर्ट आई है एक, उसके अनुसार बताया गया है कि 2021 में भारत में जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका जो फ्लो है वो दोस्तों 26% डिक्रीज हुआ है। 26% की कमी आई है। ठीक है ना। डिक्रीज मतलब कमी आई हुई है, घटोतरी होती हुई है, और इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी। तो 26% की कमी आई हुई है 2021 में 2020 के मुकाबले में। FDI क्या होता है? FDI ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी अगर कोई विदेशी व्यक्ति या अगर कोई विदेशी कंपनी किसी देश में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मतलब या किसी भारत की फर्म हो या फिर भारत का कोई इंडिविजुअल हो, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है ना, तो फिर उसे कहते हैं FDI। तो ये देखा जाता है साल भर में कितना FDI आया। ये डिपेंड करता है कि आपका देश जो है वो कितना ज़्यादा मतलब सुरक्षित है। अब पाकिस्तान में कोई थोड़ी ना जाएगा इन्वेस्टमेंट करने, अफगानिस्तान में थोड़ी ना जाएगा इन्वेस्टमेंट करने। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी अर्थव्यवस्था कितनी दर से ग्रो कर रही है, आपके यहाँ बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा सुटेबिलिटी है, जो मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। सरकार जो है वो टैक्स वगैरह पर किस प्रकार से प्रेशर डाल रही हैं या कंपनियों पर, या फिर क्या कुछ उनको लाभ दे रही हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और ये सब चीज़ें देख करके कोई विदेशी इन्वेस्टर या कोई विदेशी कंपनी भारत की कंपनियों में या भारत के किसी इंडिविजुअल बिजनेसमैन पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। ओके, यूनाइटेड मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन का ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसके अनुसार ये बताया गया कि 2020 में दोस्तों 64 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, FDI प्राप्त हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा ना कि रिलायंस जियो कंपनी में गूगल, फेसबुक, बड़ी बड़ी कंपनियां काफ़ी बड़े बड़े स्टैक ले रही थी और इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद ये बताया गया कि 2019 में जबकि 51 बिलियन डॉलर था, US$ था, उससे बढ़ करके 27% बढ़ करके 64 बिलियन डॉलर आया था। लेकिन 2021 में 26% की घटोतरी हुई है, यानी कमी हुई है, देखने को मिली हुई है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अब हर साल कोई जियो में तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। एक साल करेगा, एक बार किया, 2 बार किया, तो उससे इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा ही उस वर्ष, क्योंकि जियो जो है वो बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और उसमें गूगल ने 9, फेसबुक ने लगभग 7% जब स्टेक खरीदा, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट तो यहाँ पर FDI में देखने को मिला था। ठीक है, अब हर बार तो इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, इसी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी आई हुई है, और बाकी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट इस बार कम तो हुआ ही है। और भारत में और तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां तो है नहीं, ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियां या टेक कंपनियां। अभी पेटीएम का IPO आया हुआ था, पेटीएम के IPO का भी कुछ खास रिस्पॉन्स रहा नहीं। आपने देखा होगा कि 2200 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से वो लिस्ट हुआ, उसके बाद लिस्ट होते ही बिल्कुल धड़ाम से गिर गया और आज 1000 के आसपास में शेयर है उसका।
तो ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो इस बार भी जो 2022 वाला डेटा आएगा, देखते हैं क्या होता है इसका रिस्पॉन्स। आगे देखते हैं। फिलहाल पनामा जंगलों में खोजी गई मेढक की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो पनामा के जंगलों में दोस्तों एक मेढक की प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। ग्रेटा थनबर्ग नाम आपको जरूर कहीं ना कहीं मिला होगा, क्योंकि ये स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और इनको नोबेल के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है कई बार। क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग। तो इनके नाम पर एक मेढक की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। इस प्रजाति का नाम क्या है? प्लस्टीमांटिस ग्रेटा थनबर्ग नाम रखा गया है। हालांकि जनरली लोकप्रिय रूप से जो नाम लिया जाएगा वो कहा जाएगा ग्रेटा थनबर्ग रेन फ्रॉग, क्योंकि ये वर्षा के मेढक हैं, ठीक है। तो इसी वजह से रेन फ्रॉग नाम इसका कहा जा रहा है और एक्चुअल नाम ये होगा। पनामा के जंगलों में खोजा गया है और इसको खोजा है कोनराड मेबर्ट ने, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सारा गिल ने पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर के इतिहास रचा? तो दोस्तों पाकिस्तान की सारा गिल ये बन गए हैं पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, ठीक है। ये पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांस वीमेन डॉक्टर बनी हुई हैं और इन्होंने एक हिस्ट्री रच दिया है पाकिस्तान में, ठीक है ना, ट्रांसजेंडर वीमेन के रूप में। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये दुनिया की पहली नहीं, ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर बनी हुई हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हुई हैं। दुनिया की अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे स्टैनले बीबर, ठीक है, स्टैनले बीबर। ये दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी थी, ये यूएस की थी। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर से हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कर्नाटक सरकार ने दोस्तों कर्नाटक पुलिस में ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है, यानी 1% सीट जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए फिक्स होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने गरिमा गृह स्थापित करने की घोषणा की है ट्रांसजेंडर्स के लिए। उत्तराखंड ने पहली ट्रांसजेंडर्स आईडी जारी की हुई है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जबरदस्त है, वीडियो लाइक कीजिए। अच्छा, एक जरूरी इंफॉर्मेशन, यूपी लेखपाल का बैच आया हुआ है और इस पर 33% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। देखिए, 2 चीज़ें थी महत्वपूर्ण, जो आप लोग की डिमांड थी वो भी पूरी हो गई है लगभग में। एक तो ये थी कि मैथ और रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, तो मैंने कल इंट्रोड्यूस किया वीडियो बना करके कि शालिनी मैम आई हैं, एक नई फैकल्टी हैं, 3 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन में ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाती हैं और बैंकिंग के कई सारे एग्जाम्स वो क्वालिफाइड हैं। कल सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था उनके बारे में। तो वो मैथ और रीजनिंग संभालेंगी, मैथ लेखपाल के लिए और रीजनिंग यूपीपी बैच के लिए। इसके अलावा जो दूसरी आप लोग की डिमांड थी कि वीडियो स्पीड फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला स्पीड जो है, स्पीड इंक्रीज करना, प्लेबैक स्पीड का फीचर लाना, तो वो भी फीचर्स के लिए बात हो चुकी है, उस पर काम शुरू भी हो चुका है। तो मुश्किल से आपको 4 से 5 दिनों में वीडियो कोर्सेज में प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो बच्चे तैयारी करने के साथ साथ नौकरी भी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी वीडियो कोर्सेज को लेकर के पढ़ने में, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता। ऐसी क्वेरीज हमारे पास आ रही थी, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस ऐसे ही अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो हमें बताया करो, हम उस पर फिक्स करने में जरूर प्रयास करेंगे। तो अब से आपकी सारी डिमांड्स लगभग पूरी हो चुकी है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं, पढ़ाई अपनी जारी कर सकते हैं। तो जो लोग रुके हुए थे वो भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस गांव को पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के जेरी हैमलेट गांव को, या कहें जेरी बस्ती गांव को एक प्रकार से दूध गांव घोषित किया गया है। जेरी हैमलेट मतलब होता है बस्ती एक प्रकार से, ठीक है ना, बस्ती। तो जेरी बस्ती अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिखे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जेरी हैमलेट जेरी बस्ती एक ही चीज़ है, हिंदी अंग्रेजी का फर्क है। दूध गांव मतलब होता क्या है? दूध गांव दोस्तों जो IDDS है, यानी इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है, इस स्कीम के जरिए दूध गांवों में जो डेयरियां होती हैं उनको 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, जो कि मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की होती है। तो ऐसी सब्सिडी देने के लिए ये दूध गांव घोषित किया जाता है, लेकिन उन गांवों को ही घोषित किया जाता है जहां पर उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर रहे हों दूध उत्पादन में, ठीक है। यानी जो गांव जहां पर कई सारी डेयरियां हों, ठीक है, दूध का उत्पादन अच्छा खासा हो रहा हो, तो वहां पर डेयरी सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम चलाई गई है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, और उसके तहत 50% तक की सब्सिडी भी दी जाती है, लगभग 5 लाख रुपए तक की, कि आप डेयरी खोलो, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो गांव है इसमें 370 गायों के साथ 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं।
73 जो है इंडिविजुअल डेयरी यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है ना, जिससे और ज़्यादा बढ़ावा मिले दूध उत्पादन को। तो इस प्रकार से इसको दूध गांव घोषित किया गया है। आप जानते हो जैसे जीआई टैग वगैरह दिया जाता है ना किसी प्रोडक्ट को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, उसके उत्पादन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर किया गया है। ओके, चलिए अब आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कहाँ पर होता है। अगला, हाल ही में किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम शुरू किया। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन किया हुआ है। अभी आपको पता होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है, यानी इस बार हम लोग 75वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 2022 में जो है वो 75वां वर्षगांठ मनाया जाएगा, तो 2021 से ये चलाया जा रहा है और इसी के तहत तरह तरह के आयोजन कराए जा रहे हैं। फिलहाल ये वाला जो होगा आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम जयंती की ओर, ये ब्रह्म कुमारियों के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ब्रह्म कुमारी एक संस्था है जो पिता श्री प्रजापति ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया गया था और इनका इस बार 53वां पुण्यतिथि है। तो 53वें पुण्यतिथि के अवसर पर यह शुरू होगा। तो इस कार्यक्रम को ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा अगले 7 साल तक आयोजित कराया जाएगा। 7 प्रकार के इसमें पहल होंगे, ठीक है, और 30 से अधिक अभियान होंगे। 15,000 से ज़्यादा कार्यक्रम और इवेंट्स आयोजित कराए जाएंगे अगले 7 सालों में, ठीक है। तो इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला, किस राज्य में संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना के हैदराबाद में ये स्थित है दोस्तों, रामानुजाचार्य जी की 216 फीट की ऊंची प्रतिमा। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठे हुए व्यक्ति की प्रतिमा होगी, मूर्ति होगी बैठे हुई पोजीशन में, ठीक है ना। दुनिया की पहली बौद्धा टेम्पल है। देखिए फिर से सुनिए, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठे हुए पोजीशन में सबसे ऊंची मूर्ति होगी। दुनिया की सबसे ऊंची अगर मूर्ति पूछा जाए तो आप 182 मीटर का आप बताएंगे क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी। लेकिन यहाँ पर रामानुजाचार्य जी की जो है 216 फीट की ऊंची मूर्ति जो है ये बैठे हुए पोजीशन में है। ओके, तो 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे इस मूर्ति का। रामानुजाचार्य जी की ये मूर्ति है, उनकी 1000वीं जयंती पर ये उद्घाटन किया जाएगा। शमशाबाद हैदराबाद में ये स्थित है और 45 एकड़ की क्षेत्र में ये बनाया गया है। 1000 करोड़ की लागत आई हुई है और ये पूरी की पूरी लागत जो है वो दान के माध्यम से ही जुटाई जा रही है। रामानुजाचार्य जी 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। इन पर वीडियो आज जरूर मैं कोशिश करूंगा लाने की और उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे अष्टधातु की मूर्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी अष्टधातु की मूर्ति है, सोने के उससे बनाया गया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, इस पर मैं वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। चलिए बस फिलहाल ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। आज का टारगेट हम लोग रखते हैं दोस्तों 1400 लाइक का, तो 1400 लाइक ज़रूर कंप्लीट करो इसको, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर आपको कोई सुझाव है तो आप जरूर बताओ। पेड बैचेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो अधिक तो आप व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको चेक कर सकते हो। 33% का डिस्काउंट चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेबैक स्पीड बहुत ही जल्द आ जाएगी, बहुत ही जल्द मतलब बहुत ही जल्द, ठीक है ना। डेवलपर से बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा जो मैथ की फैकल्टी थी वो भी आ चुकी है, रीजनिंग की फैकल्टी भी आ चुकी है। तो अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन 70 डे में बात करें तो ILO के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। इसके अलावा मरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे जारी किया है, किसे चुना है। दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने की कोशिश करना। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पर भी भेज देते रहते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।